हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है, आज 4 फरवरी। आज का दिन क्या करेंगे, हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस में है जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, टोटल आज का 6 आर्टिकल है। पहले तो हम आर्टिकल का समरी हम देख लेंगे और टोटल 6 समरी आर्टिकल है, उसमें समरी हम देख लेते हैं। ठीक है, आज का पहले आर्टिकल हम देख रहे हैं एल के आदमनी टू गेट भारत रत्न स्टरडे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के आदमनी जी को भारत रत्न में जो उसको अनाउंस किया गया। अनाउंस किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किए थे। ठीक है, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भारत में कुछ दिन पहले पद्म भूषण जो रिपब्लिक एक दिन पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री में भी अवार्ड किया गया था। तो क्वेश्चन आपको किस तरह आएंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम में, वो आपका इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन के लिए आपका प्रिपरेशन किस तरह होना चाहिए, इस तरह से। व्हाट इज भारत रत्न अवार्ड कब किया था, कब? इसको 1954 में भारत रत्न इसको नया जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको इंडियन गवर्नमेंट 1954 में सिर्फ भारत रत्न नहीं, पद्म विभूषण जो है वो भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 1954 में जो पहले जो भारत रत्न मिला था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो भारत रत्न और जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम के वो भी आ सकते हैं, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। एक्चुअली मैं एक तो डिफरेंस बता रहा हूँ, भारत रत्न जो है ईयरली, ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड टू 3, मैक्सिमम 3 जो है भारत रत्न दे सकते हैं। और भारत रत्न जो है इसका जो नॉमिनेशन प्रोसीड्योर और पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री का नॉमिनेशन प्रोसीड्योर अलग है। भारत रत्न केस में जो है प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, लेकिन इन दैट केस है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री में इन दैट कोई अलग कमिटी है, कमिटी रिकमेंड करते हैं। कमिटी का प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं उसको डिस्कशन करके डिसाइड होता है। ठीक है, तो एक बार इसका पर में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस क्या है। तो हम जो प्रिपरेशन लेंगे किस एंगल, पहले क्वेश्चंस क्या है, तो जितना भी आपको जो एक्सपर्टाइज बता रहा है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आया, कितना कैसे आया, वो आपको जानकारी हो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये 2021 में आया था। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख ले, इसका आंसर भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस होने के बाद। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। देखिए दोनों क्वेश्चन कॉमन आया इसमें, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत रत्न और पद्म दोनों अवार्ड को कंबाइन करके बोला। मैं पद्म भूषण की बात इसलिए कर रहा हूँ तो एल के आदमनी जी उसको पद्म विभूषण में भी 2015 में अवार्ड किया गया था। तो हमने दोनों टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत से, दोनों को हम एग्जाम पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन भारत रत्न या पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर आर्टिकल 18/1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा गया इंडिया में। दूसरा जो भारत रत्न पद्म अवार्ड व्हिच आर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 और सस्पेंडेड ओनली वंस। कुछ पद्म अवार्ड जो है ना, कुछ ईयर जो है सस्पेंड हुआ था, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन स्पेशल आपको जानकारी नहीं हुआ तो आपको एक क्वेश्चन अटेंड, इस तरह क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे, तो आपको समझ गया किस तरह का प्रिपरेशन लेना है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया जो पद्मा जो अवार्ड जो 1951 में उसको लॉन्च किया गया था, ओनली एक बार सस्पेंड हुआ था। तो ऑलरेडी कौन साल सस्पेंड हुआ था, कुछ कानून की वजह से पद्मा अवार्ड दिया नहीं गया था। ठीक है, वो यार आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना। थर्ड स्टेटमेंट बता रहे, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम 5 इन ए पार्टिकुलर ईयर। मतलब जो आप कुछ दिन अभी तो डिस्कस किया, तो भारत रत्न जो है मैक्सिमम 5 जो पार्टिकुलर, नो ये तो करेक्ट नहीं है। हम अभी डिस्कस किया भारत रत्न मैक्सिमम जो है 3 ही दे सकते हैं, बाकी पद्म अवार्ड बाकी इन दैट केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कौन सही नहीं है पता आपको, कौन सही नहीं बताना, कौन नॉट करेक्ट, व्हिच इज नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है सेम रिलेटेड है, नेशन ऑनर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टडी भारत रत्न जो प्रधानी जी को बारे में पता है, ये रिलेटेड आर्टिकल है, इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। देखो उसका पहले आर्टिकल है, दोनों कंबाइन करके हमने दोनों आर्टिकल हिंदू न्यूज़ में आया, तो दोनों आर्टिकल हमने कवर किया। क्लियर ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चक्कर में इस बार जो बजट में ना इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, और बजट का बेस है ना इसके ऊपर लगा हुआ है। जो बोल रहा हूँ, ये तो फिजिकल डेफिसिट भी इस गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली ले रहा है फिजिकल डेफिसिट को। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या है,
फिजिकल डेफिसिट मतलब जो है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है और गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना है, क्योंकि अभी जो डे बाय डे जो सिचुएशन गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है फिजिकल डेफिसिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट भी इस टॉपिक को बहुत सीरियसली ले रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट दिया है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। इसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए फिजिकल डेफिसिट ऐसा भी नहीं है आपको एक्सपेंडिचर कम करना है, ऐसे भी नहीं, एक्सपेंडिचर कम कर से करेंगे, लेकिन कभी कभी ये भी डिस्कशन हो रहा है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कम करेंगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सर्टेन लिमिट तक कम कर सकते। कुछ दिन पहले हम डिस्कस किया कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बना रहे जो जिसमें अर्निंग होने वाला, आने दिन अर्निंग होने वाला है, रोड को भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, कोई जल विद्युत बना रहा है, कोई भी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट का अर्निंग होगा, ठीक है। उसमें एक्सपेंडिचर कैपिटल और जो है इंडस्ट्री में करने उस कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें अर्निंग होने वाला है। तो कुछ दिन पहले ये भी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सर्टेन लिमिट तक कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस बार आपने देखा होगा कई केस में जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडी में काफ़ी तक में लिमिटेड किया। बहुत सारी लॉजिकली जो है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सब्सिडाइज जो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर में उन्होंने सब्सिडी देना कम कर दिया। दूसरा और भी केस हैं जो फूड सब्सिडी में कभी थोड़ा कम किया उसमें, बाकी जो LPG सब्सिडी में कम किया, लेकिन हाँ कुछ सेक्टर में उन्होंने गवर्नमेंट को अनाउंस भी किए थे। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान देना है। तो एक बात आपको मैं जस्ट एक बार मैं शेयर करता हूँ, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इस बजट में लाया गया 47 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा 47 लाख करोड़ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। आप सुनने में हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट का जो अर्निंग है 30 लाख करोड़, मतलब यहाँ पे 17 लाख करोड़ मतलब सीधा मतलब डेफिसिट है 17 लाख करोड़, ठीक है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्टेप ले रहा है। तो एक तो आपको ध्यान देना चाहिए फिजिकल डेफिसिट समझ गए ना, फिजिकल डेफिसिट कैसे, मतलब आपको जो डिफरेंस बिटवीन मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अर्निंग एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट कैसे कम किया जाए। एक तो आप जो बात कर रहा था आपको जो सब्सिडीज कम किया जाए, एक्सपेंडिचर कम किया जाए, ये भी हो सकता है, रीजन हो सकते हैं। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का जो GDP बढ़ाया जाए, ठीक है। GDP मतलब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट को अर्निंग बढ़ाए, इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्टेप ले रहा है। तो बार बार बोलना ठीक है, इस पर इसलिए बोल रहे हैं। जैसे कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, कभी दूसरे चैनल में देखा एक्सपोर्ट को का भी ध्यान दे रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ध्यान दे रहे, गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट बार इंक्रीज हुआ, काफ़ी स्टेप हमने ले रहा है, ठीक है। तो जो बात कर रहा था गवर्नमेंट का जो है टोटल एक्सपेंडिचर मतलब अभी बजट है 47 लाख करोड़, ठीक है। और जो उसका रेवेन्यू अर्निंग है 30 लाख करोड़। तो अभी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू मेन रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, मेन तो टैक्स से आता है, GST से आता है, और भी बाकी और भी जगह से हो जाता है, कई लोन पर रिकवर में, और भी जो डी इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है इसमें भी गवर्नमेंट का अर्निंग होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी 17 लाख करोड़ गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है। अभी क्या है इसके ऊपर इस टॉपिक हम देखेंगे। अगर ये इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें जो लास्ट ईयर जो 6.4 अगर फिजिकल डेफिसिट जो है कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है, फिजिकल डेफिसिट परसेंट GDP का कितना परसेंटेज है, कितना GDP है उसका परसेंटेज कितना फिजिकल डेफिसिट है। लास्ट टाइम जो 6.4 लास्ट ईयर मतलब 6.4 था, उसका पहले था 6.72 था, उसका पहले 9 जो कोविड के बाद जो है 9.9% तक पहुंच गया था। उसके बाद कोविड के बाद जिसको कोविड में टाइम में सिचुएशन प्रॉब्लम इश्यू थी, उस समय जो है फिजिकल उधारी जो है ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी गवर्नमेंट का टारगेट क्या ले रहा है, गवर्नमेंट टारगेट ले रहा है 2026 तक है 4.5% मतलब परसेंटेज ऑफ GDP, इतना GDP के लाने के लिए बातचीत चल रहा है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको क्वेश्चंस आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो डिटेल डिस्कस करो इसका टॉपिक, ये आर्टिकल जो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट टारगेट है 4.5 जो प्री पैंडेमिक लेवल में था, जो देख रहा प्री पैंडेमिक लेवल में था, इस लेवल में था, जो प्री पैंडेमिक लेवल में जिस स्टेज में था उस लेवल में 4% का आसपास लेके आएंगे, नंबर 1। दूसरा जो है इस करंट मतलब अभी जो चल रहा है 2023-24 चल रहा है, उसमें भी गवर्नमेंट सोच रहा है 5.8 का आसपास रखेंगे, अगले साल 5.1 का आसपास पढ़ेंगे। इसको बहुत सारी इसका एनालिसिस हो रहा है, बहुत सारी इसको एनालिटिक टैक्स कौन चल रहे हैं, इसको बहुत सी लॉजिक दे रहे हैं, वो ही हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरफ आया। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, इसको कोशिश करिए इसको क्वेश्चंस किस तरफ आया इसके ऊपर, और इसका सिलेबस क्या है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ 2017 प्रीलिम्स में आए थे। टैक्स स्टेटमेंट फर्स्ट, एक टैक्स स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंट GDP
ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, लास्ट 10 साल में टैक्स रेवेन्यू जो है इन परसेंट ऑफ GDP, तो उसको इंक्रीजिंगली स्टेडली इंक्रीज किया। दूसरा पॉइंट है फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ठीक है, स्टेडली लास्ट डिकेड स्टेडली इंक्रीज ही किया, ऐसे भी नहीं हमने देखो पहले तो तक देखा ना, अभी ग्राफ देखा डिक्रीज भी हुआ है, ठीक है। लास्ट 2-3 साल में दिक्कत है, पैंडेमिक 2021 में बहुत ज़्यादा था 9% अभी 6.7 हुआ है, उसके बाद 6.4 है लास्ट है, तो सेकंड पॉइंट तो ऐसे भी देखा जा रहा है, सेकंड पॉइंट ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। दूसरे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है, ये 2016 को आया था। देयर हैज़ बीन ए persistent deficit budget year after year, which action of the following can taken government to reduce the deficit, important है तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रहा है जिसकी वजह से बजटेड डेफिसिट जो है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। नंबर 1 बोल रहा है स्टेटमेंट 1, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर कम करने के बाद हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर कम करे हो सकता है। दूसरा इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, न्यू वेलफेयर स्कीम देखना पड़ेगा, न्यू वेल्थ स्कीम तो हम डिस्कस करेंगे न्यू वेलफेयर स्कीम के बाद। तीसरा जो सब्सिडी है उसको रेशनलाइज किया जाए, इस बार बजट में किया था, आपने देखो कई बजट में सब्सिडीज को रेशनलाइज किया। तो अच्छा रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी काम करने से होगा क्या, इंपोर्ट ड्यूटी काम करने से वो भी देखेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी काम करने के बाद जो है ये भी देखने हो रहा है। ये 4 क्वेश्चन किया गया। एक मेंस में भी एक क्वेश्चन किया था, ये मेंस के 2021 में मेंस में क्वेश्चन आया था, ये बता रहे हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन क्या है, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले डिस्कस किया, तो गवर्नमेंट ने 16 फाइनेंस कमीशन लॉन्च किया था, उसका डिटेल हमने डिस्कस किया था। तो 14 फाइनेंस कमीशन में क्या रिकमेंडेशन किया, दैट इंडिया एनेबल द स्टेट टू इम्प्रूव फिजिकल पोजिशन, स्टेट का जो फिजिकल पोजिशन है उधारी है, उधारी सिर्फ सेंटर का नहीं होता, स्टेट का भी होता है, टोटल गवर्नमेंट का भी होता है, ऐसा भी है। एक क्या था, एक क्वेश्चन आया था, एक पॉइंट है, ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन हो गया, समरी में डिस्कशन हो गया। तो व्हाट आर द नेक्स्ट जो है आर्टिकल हम समझ लेते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले काफ़ी सारी जो एक कनाडा हो गया, कुछ UK हो गया, अपना जो स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट पढ़ने जाता है उसके ऊपर कुछ रूल्स लगाए हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। आर्टिकल डिस्कस किया, व्हाई आर नेशंस रिवाइजिंग रूल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए क्या क्या रूल्स उन्होंने रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है ना, ये भी डिस्कस करेंगे, कभी पॉइंट बार बार आ रहे हैं। अच्छा साइंस रिलेटेड है, इंडिया में हैदराबाद बायोटेक कंपनी है, इंडिया में जो है उन्होंने टाइफाइड का वैक्सीन लिया था, उन्होंने जहाँ पे जो है अफ्रीका का एक एरिया है जहाँ पे टाइफाइड फीवर ज़्यादा हुआ था, वहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स उसको जो है स्टडी की, उसके ऊपर टाइफाइड वैक्सीन दिया गया, बच्चों के लिए 9 मंथ to 12 ईयर्स तक वैक्सीन दिया गया, उसके ऊपर स्टडी किया गया। ये आर्टिकल उसको पढ़े, साइंस रिलेटेड है, उसका क्या एफिकेसी है, उसका क्या एफिशिएंसी है, उसके बारे में डिस्कस किया है, ये क्लियर है ना। तो हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलते हैं बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा टॉपिक, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है। हाउ मेनी ट्रीज आर वी हैव, हम जो इंडिया में कितना ट्रीज है, आप सुनने हैरान हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो एक टॉपिक है लिया है काफ़ी एनालिसिस करने के लिए भी, ठीक है, एक टॉपिक बताया जा रहा है वर्ल्ड वाइड जो जितना भी जो है सैटेलाइट के थ्रू कितना ट्रीज है, और उन्होंने आइडिया लगा कितना ट्रीज है, उसकी स्टडी की थी। तो एज ए ओवरऑल वर्ल्ड में जो है ट्री है 400 पर पर्सन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी कई अफ्रीका जगह में, कई घना जंगल वहाँ पे ज़्यादा है, कई जगह ओवरऑल जो है 400 ट्रीज पर पर्सन, ठीक है। अरे जो हमारा बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश और श्रीलंका उसमें भी ज़्यादा है, 100 ट्रीज पर पर्सन है। इंडिया में मतलब बहुत कम है, मतलब 28, सिर्फ 28 ट्रीज पर पर्सन इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ही एक गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है, आने वाला दिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गवर्नमेंट देखो ट्रीज में क्या करने, इधर कार्बन रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या टारगेट लिया, गवर्नमेंट टारगेट लिया 2070 तक क्या करना है, कार्बन एमिशन जीरो करना है, टारगेट है। कार्बन एमिशन जीरो कैसे होगा, देखो टॉपिक कहाँ से आ रहा है, कार्बन एमिशन जीरो कहाँ से होगा, कार्बन जीरो से होगा, एक तो फॉरेस्ट इंक्रीज किया जाए, बहुत से जो कार्बन को जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया जाए, ठीक है, वही हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जीरो तो नहीं होगा, इंडस्ट्री चलेगा तो कार्बन चलेगा, लेकिन जो सबस्टिट्यूट है कार्बन जो रिड्यूस किया जाए उसको जीरो करेंगे, डिफॉरेस्ट बढ़ाएं, तो गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में जो है ओनली 28 फॉरेस्ट पर पर्सन, इसे मच लो, मतलब इंडिया बांग्लादेश या श्रीलंका उसमें भी देखो 100 के ऊपर है, मतलब 3 गुना, तो वो लोग 3 गुना ज़्यादा जा रहे हैं बांग्लादेश श्रीलंका, जो बार बार बोलता हूँ, काफ़ी कंट्री बहुत अच्छे कर रहे हैं,
ऐसे नहीं इंडिया अच्छा कर रहा है, ऐसे नहीं काफ़ी करना हम इससे इंडिया जो अच्छा कर रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक में। इंडिया में एक तो जीडीपी, सिर्फ जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बार बार बोल जीडीपी 7% और बाकी चीज़ देखना पड़ेगा आपको। मोर्टल भी हेल्थ रिलेटेड है, आपको मोर्टलिटी रेट देखना पड़ेगा, प्रेगनेंट वुमन का हेल्थ देखना पड़ेगा, बच्चों का हेल्थ देखना पड़ेगा, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना वो भी देखना पड़ेगा। बाकी कंट्री क्या अगर वो भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कंट्री हेल्थ में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखना पड़ेगा। काफ़ी चलिए इंडिया के लिए चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है। चले आज का फर्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं। अच्छा देखो लेटर GS2 में आ सकता है, इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आज मिल जाएगा फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर, उसको यस्टरडे भारत रत्न में उसको नॉमिनेट किया गया, ये भी एक चाहे उसका जो मेनली जो उसको 1990 में उसको राम टेम्पल जो राज जाता में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक मेन उसका काम है। उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी सारी वर्क किया है, काफ़ी सारी सर्विस दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमने एक बार देख लेंगे और इस भारत रत्न एक बार देख लेंगे। 2015 में क्या, 2015 में ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण अवार्ड। तो पद्म विभूषण अवार्ड क्या वो भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो कॉमन आएगा, ऐसे भी नहीं भारत रत्न अवार्ड का बाकी का नहीं आएगा, ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्वेश्चन कॉमन आएगी, ठीक है। ये तो भारत पद्म विभूषण तो प्रीलिस हो गया। ही 1990 में राम यात्रा टेबल नहीं हुआ था, राम यात्रा जो उसने लॉन्च की थी, उसमें इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। जो लोग 1990 में पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। तो हम जो भारत रत्न जो है जो रिलेटेड टू क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। एक भारत रत्न देख रहे हैं पीपल का पत्ते के ऊपर भारत रत्न लिखा है, इस तरह जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिले, कोई मॉनिटरी दिया नहीं जाता, ओनली सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है, ठीक है, एक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट सिविल अवार्ड। ये 2 जनवरी 1954 में उसको रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिया में। सिर्फ भारत रत्न नहीं, और उसके साथ पद्म विभूषण भी लॉन्च किया। बाद में पद्म विभूषण जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले पद्म विभूषण था, उसके बाद अलग अलग करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री था। पहले तो पद्म विभूषण फर्स्ट था, ठीक है। The award originally limited to achievement in arts, literature, science and public services। कुछ सेक्टर में था आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, लेकिन बाद में इसको और भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में गवर्नमेंट जो है कोई भी दिसंबर 2011 के बाद कोई भी सेक्टर में इसको हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे हाईएस्ट देखिए इसमें जो लैंग्वेज दिया, लैंग्वेज क्या दिया, एक्सेप्शनल सर्विस एंड परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस पर हाईएस्ट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसमें इस अवार्ड दिया जाएगा। रिकमेंडेशन ऑफ द अवार्ड मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर करेंगे, किसको करेंगे, टू दी प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें कमिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो प्रेसिडेंट करेंगे। दी रिसिप्ट शुड भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके ऊपर पीपल लिव जो है इसको मेडल दिया जाएगा। तो नो मॉनिटरी कोई ग्रांट उसको दिया नहीं जाएंगे, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है, एक बार देख ले तो और कुछ है। 2011 में पहले तो उसको आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर में था, और पब्लिक सर्विस में उसको 2011 दिसंबर में उसको कोई भी सेक्टर में उसको दिया गया। फर्स्ट रिसिप्ट कौन है, फर्स्ट रिसिप्ट जो है भारत रत्न सी राजागोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, CB रमन था। 94 में इसको अवार्ड किया। उसके बाद 2019 में और भी जो है इसमें नेताजी देशमुख, भूपेन हजारिका, पूनम नोरमरा जी को भी किया गया था। भारत रत्न देते कि भी इंडिया के नहीं, बाहर कंट्री के, बाहर नेशन को भी दिया जाता है, वो भी क्या दिया गया। एक तो देखा मदर टेरेसा को दिया गया था, नेल्सन मंडेला को दिया गया था, ठीक है। बाहर कंट्री जो भी एक्सप्रेशन दिया जाता है। भारत में जो है मृत्यु के बाद मतलब पोस्टमॉर्टम अभी भी दिया, मृत्यु का जो मृत्यु हो गया, जिसको एक्सपायर हो गया उसको भी दिया जाता है, लेकिन पद्म भूषण को नॉर्मली दिया नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जो डिजर्व करते हैं उसमें ये लोग मृत्यु के बाद जो है दिया सकता है, लेकिन भारत रत्न कई भी केस में दिया सकता है। It is not mandatory for that Bharat Ratna to be awarded every year. ध्यान दीजिएगा पोस्ट पॉइंट। There is no written provision that Bharat Ratna should be awarded in Indian citizen only। ऐसा कोई रिटर्न नहीं है जो इंडियन सिटीजन को दिया जाएगा, बाहर का भी कंट्री को भी दे सकता है, ठीक है। जैसे कि नेशनल मंडेला को दिया गया, मदर टेरेसा को दिया गया, खान अब्दुल गफर खान को भी दिया गया था, जो बाहर में जो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रिकमेंडेशन क्या है, जैसे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे, ठीक है। लेकिन इन पद्म भूषण ऐसा केस नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर भारत रत्न इन एक्सेप्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 पर ईयर, ये 3 हो सकता है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया।
आर्टिकल 18/1 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात है, दी अवार्ड कैन नॉट बी यूज इन द पार्फिक्स और साफिक्स ऑफ द रिसीव नेम। अवार्ड में कुछ नाम लिखा नहीं रहेगा। हाउ बार दी अवार्ड होल्डर जो जिसमें मिला है उसने अपने लेटर पैड विजिटिंग कार्ड में उसको नाम भारत रत्न मिल गया बोल के ले सकते हैं। अपने लेटर पैड व विजिटिंग कार्ड हो, वो अगर भारत रत्न कोई भी आदमी हो उसको कोई भी वुमन मेन वुमन कोई भी अपना वह नाम उसमें लिख सकते हैं जिसमें इंडिकेट ही इज रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, कोई मेडल में उसका नाम लिखा नहीं रहेगा, लेकिन लेटर पैड अपना लिख सकते, लेटर पैड विजिटिंग कार्ड में अपना नाम लिख सकते। कुछ पॉइंट है। सिमिलरली कुछ देखिए पद्म अवार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ललित आर्जुन ने जब पद्म विभूषण अवार्ड में मिला था तो इन दैट केस में हमने इसको पद्म अवार्ड में डिस्कस कर रहा हूँ। पद्म सिमिलरली जो है जो है पद्म अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया अनाउंस एनुअली ऑन दी ईव ऑफ रिपब्लिक डे। ऑन दी ईव ऑफ रिपब्लिक डे अनाउंस किया जाता है। देखिए कुछ साल में इसको दिया नहीं गया, रेस्ट उसको सस्पेंड हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। दी अवार्ड सीक टू रिकॉग्नाइज वर्क ऑफ डिस्टिंक्शन and given to distinguish and exceptional achievement service in all these field of activity, in all field of activities इसमें दिया सकता है। ठीक है, पद्म अवार्ड इज इंस्टीट्यूट ऑफ 1954 में इन 3 कैटेगरी जो बात किया था। फर्स्ट जो है स्टेप बाय फर्स्ट पद्म विभूषण फर्स्ट है, मतलब पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस के। उसके नीचे पद्म भूषण है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। देखिए लैंग्वेज देखिए आज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है। पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, उसके नीचे पद्मश्री है। और क्या मिलेंगे, सोना सर्टिफिकेट मिलेंगे साइन बाय प्रेसिडेंट एंड ए मेडल मिलेगा उसको। ठीक है, एलिजिबिलिटी विद ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस में, कोई भी रेस ऑक्यूपेशन और पोजीशन ऑफ सेक्स आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा। वर्किंग PSU एक्सेप्ट डॉक्टर साइंटिस्ट, उसको बात करें नॉट एलिजिबल फॉर दिस, डॉक्टर साइंटिस्ट को मिल सकता है। अवार्ड नॉर्मली नॉट कॉन्फर्ड पोस्टुमसली, मतलब उसको मृत्यु के बाद नॉर्मली दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जिसको डिजर्व करते उसको केस में वो दिया जाएगा। ठीक है, नॉमिनेट क्या करेंगे, जो बार बार बोल रहा हूँ, नॉमिनेशन इन्वाइटेड फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स इन यूटी गवर्नमेंट। भारत रत्न पद्म भूषण अवार्डीज एंड इंस्टीट्यूट जो है इसको जो कमिटी उसको मान दिया जाएगा। ऑल सिटीजन का अपना खुद का नाम भी अपना नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल नॉमिनेशन रिसीव फ्रॉम द पद्म अवार्ड आर प्लेस बिफोर द पद्म अवार्ड कमिटी है हु इज कॉन्स्टिट्यूट द पद्म कॉन्स्टिट्यूट टू द मिनिस्टर में, जो कमिटी कौन बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। उसके बाद जो उसको स्क्रूटिनी किया जाता है, उसके बाद जो है नेम को जो है जो कमिटी जो है उसको प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद जो प्रेसिडेंट के ऊपर रखते हैं, जो उसके बाद डिस्कशन फाइनल हो जाएगा वो जो नॉमिनेट किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ पद्म अवार्ड क्या है, गवर्नमेंट हिस्ट्री जो बात कर रहा था, भारत रत्न पद्म इन 1954 में हुआ था। पद्म भूषण हैड 3 क्लासेज नेमली, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग नाम था। उसके बाद दिस लेटर नी नेम, उसके बाद नाम किया था पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री नाम में, तीनों नाम में नॉमिनेट किया गया था। एक कुछ पॉइंट है। तो क्वेश्चन हम देख रहा था, क्वेश्चन हमने देख लिया हमने, क्वेश्चन के आंसर अब देख लेंगे। पहले फर्स्ट टॉपिक जो देखा था फर्स्ट, तो 18/1 में भारत रत्न पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर, नो ऐसा नहीं है, पद्म अवार्ड 18/1 में नहीं है। ठीक है, तो दूसरा 18 में दूसरा पॉइंट है, पद्म अवार्ड आर इंस्टीट्यूटेड ऑन 1954 ओनली, ऐसा नहीं है, 1954 नहीं है, उसका और भी साल में उसको पद्म अवार्ड जो है 1978, ध्यान दीजिए पद्म अवार्ड जो 1978, 1979, 1993, 1997 ये 4 साल जो है पद्म अवार्ड को सस्पेंड किया गया था। तो ठीक है, तो हिंदी स्टेटमेंट और नॉट करेक्ट। दूसरा पॉइंट लास्ट पॉइंट था, जो भारत रत्न जो है ईयरली रेस्ट्रिक्टेड टू 5, जो हम बार बार डिस्कस करो वो नहीं है और 3 बार ही होता है। ठीक है, ये तो तीनों स्टेटमेंट 3 का मतलब कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, मतलब 1, 2, 3 कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल रिलेटेड टू पहले आर्टिकल है, तो इसका टर्म ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस हो गया, तो हम इसको ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। जो हिंदू न्यूज़ को आया इसलिए मैं कवर किया। नेशन ऑनर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन PM ऑन भारत रत्न अवार्ड फॉर आदरणीय को एक्नॉलेज में इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैटरडे सेड दैट नेशन डज नॉट फॉरगेट द पीपल हु हैव डिवोटेड टू द लाइफ सर्विस, फुल टाइम अपना लाइफ दिया, सर्विस के लिए दिया, नेशंस के लिए दिया, इसके लिए अपना कॉन्ग्रेचुलेशन किया, उसको अपना रिकॉग्नाइज भी की थी। एक कुछ पॉइंट। ठीक है, चलिए हम और भी बहुत सारे आर्टिकल है, इसका टाइम वेस्ट नहीं कर, दूसरा आर्टिकल चलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाई इज स्पेशल कंसिडरेशन सो इम्पॉर्टेंट है।
जो हम डिस्कस कर रहा था इस बजट में फिजिकल डेफिसिट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी डिस्कशन में किया था, काफ़ी टारगेट भी लिया गया था। तो हमने इसके ऊपर बेसिकली क्या फिजिकल डेफिसिट है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या है, पर डिटेल हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, जो हम डिस्कस कर रहा था। फिजिकल डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है जो बताया 47 लाख करोड़ अभी 2024-25 का दर किया। और टोटल रेवेन्यू कितना है 30 लाख करोड़। और इसमें टैक्स में से कितना आएगा 26 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ अदर सोर्स से गवर्नमेंट इनकम होगा। तो टोटल फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, डिफरेंस करते 17 लाख करोड़। ठीक है, तो गवर्नमेंट 17 लाख करोड़ जो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो तो फॉरेन करेंसी से लेंगे ना, इंडियन जो है RBI से लेंगे, सेंट्रल बैंक से लेंगे, और कैसे प्रोसेस वो डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, लो है हाई लो फिजिकल डेफिसिट, इनका हाई फिजिकल डेफिसिट क्या, हाई फिजिकल डेफिसिट कैन लीड टू इन्फ्लेशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। हाई कोई कंट्री का ज़्यादा उधारी हो तो उसका जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी, और उसका करेंसी है डिवैल्यूएशन हो जाएगा, करेंसी डिवैल्यूएशन होगा तो डेप और वर्ल्ड में तो उसको डेप बर्डन भी हो जाएगा, तो काफ़ी वर्स कंडीशन हो जाएगी। जो लोअर फिजिकल डेफिसिट मीन टू पॉजिटिव साइन, फिजिकल डिसिप्लिन, हाई डिसिप्लिन है वो कंट्री, हाई डिसिप्लिन है, फिजिकल में डिसिप्लिन है, और उसको एक्सपेंडिचर जो है उसका भी, कोई भी कंट्री जो है अगर हाई गुड फिजिकल डेफिसिट है ऐसा माना जाएगा, उसका तो डिसिप्लिन काफ़ी, फिजिकल डिसिप्लिन का गुड डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट, और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। कोई भी अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत रिड्यूस हो मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, बाकी आधा इनकम कर सकते हैं, गवर्नमेंट का बूस्ट इनकम इकोनॉमी होगा कई सेक्टर में। ठीक है, फाइनेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कोई भी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल डेफिसिट कर सकते हैं। जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, कई में जो है गवर्नमेंट का ये होगा। हेल्थ सेक्टर में यूज़ कर सकते, जो बात करें हेल्थ सेक्टर में यूज़ कर सकता था गवर्नमेंट का, जो इंडिया का जो और वो तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी है, इसको रिड्यूस हो जाएगा गवर्नमेंट, तो कई से पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात करेंगे, नेगेटिव फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, नेगेटिव मतलब इंक्रीज डेप बर्डन, डेप बर्डन जो है, डेप बर्डन उसका कोई भी कंट्री का डेप बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। डेप बर्डन क्या, इसको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, डेप बर्डन इंक्रीज होगा तो उसका जो करेंसी मतलब डिवैल्यूएशन हो जाएगा, करेंसी मतलब वैल्यूएशन रिड्यूस हो जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई हाई इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके FDI जो है रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, FDI इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट नया नेक्स्ट में नहीं आएगा, तो परचेजिंग पावर कम होगा तो कैसे होगा, सारी इशू क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से, पेमेंट प्रॉब्लम से अगर फिजिकल ज़्यादा हो तो कोई पेमेंट हो पहले ऑलरेडी उधारी है उसको उधार चुका नहीं पाएंगे, ये सारी इशूज और क्रिएट हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। इसलिए सोफा जो हमने डिस्कस करा था अभी तक, जो लास्ट ईयर 6.4% जो था फिजिकल डेफिसिट पर GDP, परसेंटेज ऑफ GDP इतना परसेंट पर डेफिसिट हुआ था। पेंडेमिक के पहले 4% आसपास था। अभी गवर्नमेंट टारगेट 2026 तक क्या लिया, 4.5% टारगेट लेके चल रहा है। ठीक है, देखिए फिजिकल डेफिसिट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, हमने पॉइंट वाइज वन करते हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या है 2024-25 के लिए क्या किया, 5.1% तक, नेक्स्ट साल तो 5.1% है। लेकिन कुछ जो है एनालिसिस पर टैक्स कंसल्टेंट ने बोला 5.1% बहुत कम है, 5.3 to 4% तो हो सकता है, क्योंकि इस साल जो है गवर्नमेंट टारगेट 5.8% टारगेट रखा है, मतलब 23-24 में 5.8% फिजिकल डेफिसिट होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। फिजिकल डिस्कस किया, जो ऑलरेडी डिस्कस किया, टोटल रेवेन्यू के टोटल एक्सपेंडिचर डिस्कस किया। फिजिकल सरप्लस मतलब सरप्लस जो बहुत मतलब नॉर्मली सरप्लस बहुत कम कंट्री में होता है, नॉर्मली ओवरऑल कंट्री जो है यही मान के चलते हैं जो फिजिकल डेफिसिट बहुत रिड्यूस हो, डिसिप्लिन हुआ है तो उसको यूज़ किया, जो फिजिकल डेफिसिट डिसिप्लिन मेंटेन रहे, गवर्नमेंट कंट्री के इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो, पब्लिक इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज हो, पॉवर्टी रेट भी रिड्यूस हो, ऐसा ले चलता है। हेल्थ अच्छा हो गवर्नमेंट पीपल्स का। नेशनल डेप्थ मतलब नेशनल टोटल कितना डेप्थ है, डिप्रिश होते हैं तो डेप्थ हो, बार्डन कितना हो, वो नेशनल डेप्थ है। जितना बार्डन ज़्यादा होगा गवर्नमेंट के लिए उतना तो वैल्यूएशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और आने वाला दिन और लोन लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट अगर बार्डन ज़्यादा हो अभी डिस्कस का तो कई सारी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। हाउ फिजिकल डेफिसिट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज GDP डिस्कस हुआ था। हाउ द गवर्नमेंट फंड इज फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट कहाँ से लेता है, नॉर्मली गवर्नमेंट जो है मेनली फॉरेन कंट्री से ले सकते हैं, और इंडियन जो मार्केट है वो से ले सकते हैं, RBI से, रिजर्व बैंक से भी ले सकते हैं, ऐसे भी नहीं फॉरेन कंट्री से रिजर्व बैंक से ले सकते हैं। इन टर्म्स की है मतलब बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं ना, बॉन्ड के थ्रू ले सकते हैं, बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट
यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि आपने देखा जो गवर्नमेंट 14 ने जो है 17 लाख करोड़ जो है उन्होंने लिया था। अभी गवर्नमेंट सोचा 14 लाख करोड़ उन्हें इस बार जो है अगले साल के लिए लोन लेंगे व कोई भी बोलते हैं बॉन्ड जो कलेक्ट करेंगे, मार्केट से कलेक्ट करेंगे 14 लाख करोड़। ठीक है, क्योंकि उसका टैक्स कलेक्शन जीएसटी के जो 10 to 10.11% इंक्रीज होगा, उसमें कुछ फ़ायदा मिलेंगे। तो इसमें जो है गवर्नमेंट टारगेट लिया जो है 14 लाख करोड़ का टारगेट लेंगे। आरबीआई और लेंडर गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट से लेता है, डायरेक्टली नहीं लेता। आरबीआई जो बॉन्ड मार्केट तो लेते हैं गवर्नमेंट को, आरबीआई जो बाहर से जो बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी सेल किया जो कंपनी को बाद उससे भी खरीद जाते हैं। और ये भी देखा फिजिकल अगर बर्डन ज़्यादा होगा तो मेनली जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, ये भी एक नेगेटिव साइन है ज़्यादा फिजिकल डिफिसिट। इसलिए गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट के ऊपर और शायद आने वाला दिन में काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है फिजिकल डिफिसिट के ऊपर हो सकता है। मेन तो फिजिकल डिफिसिट कैसे कर सकते हैं, एक तो देखो एक्सपेंडिचर कम करें, जैसा हो गया आपका जो सब्सिडीज है उसको रेगुलराइज करें। ऐसे नहीं जीरो सब्सिडी, ऐसे नहीं तो रेगुलराइज जहाँ पे जरूरत हो पे किया जाए, मतलब सब्सिडाइज वो किया जाए। ठीक है, अभी तो कम यूरिया में सब्सिडीज कम किया, फर्टिलाइजर में सब्सिडी किया, फूड का सब्सिडी कम किया, एलपीजी में सब्सिडी कम किया। मतलब एलपीजी में तो कम से कम तो उजाला स्कीम ऑलरेडी स्कीम क्या है, फूड में सब्सिडी कम किया, फूड में ऑलरेडी है अगर आने वाला 5 साल तो फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो तक देने के बाद वो तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में वो है, तो इसके फूड अलग से डिस्ट्रीब्यूशन देने जरूरत नहीं। और यूरिया ऑलरेडी जो हम लोग नैनो लिक्विड नैनो यूरिया ऑलरेडी डेवलप हो गया। आने वाला दिन में जो है हो सकता है बाहर से यूरिया कॉस्ट इंपोर्ट कम करना पड़े, ये गवर्नमेंट का फायदामंद हो जाएगा। गवर्नमेंट धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, गवर्नमेंट व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंड ध्यान दे रहा है उसको प्रोडक्शन यूज़ करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट सेल्फ डिपेंडेंट होगा, डोमेस्टिक सेल्फ तो बाहर से इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। वैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको आगे आने में फिजिकल डिफिसिट कम करे। दूसरा तरीका ये भी है गवर्नमेंट अपना जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी इंक्रीज करो, ग्रोथ इंक्रीज करो। जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज करने क्या होगा, अपना जो जीडीपी ऑलरेडी बढ़ेगा, डिफिसिट कम हो जाएगा तो ऑलरेडी परसेंटेज में कम हो जाएगी। एक इम्पोर्ट बोरिंग मनी फ्रॉम मार्केट और डिस्कस वो आपको जो जितना बोरिंग मार्केट हो जाएगा उसको बॉन्ड का जो है आपका डिफिसिट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट से ज़्यादा करना पड़ेगा। एक इन्फ्लेशन उसका कई पॉइंट है। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरी पॉलिसी का जो है इम्पोर्टेंट रोल है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा, उसको डिसाइड करते हैं आगे इन्फ्लेशन रेट क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको डिपेंड करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जो है कभी जो सेंट्रल बैंक ये भी करता है अगर गवर्नमेंट डिफिसिट को सेंट्रल बैंक क्या करता है मानिए जो प्रिंट करके उसको डिफिसिट करते हैं। इम्पैक्ट इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेंगे। फिजिकल डिसिप्लिन है, एबिलिटी टू मैनेज पब्लिक डेट, तो उसका काफ़ी सारी लंबा प्रोसीड्यूर तो ऑलरेडी पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, इसके दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। इन्फ्लेशन का भी है जो देखो 9.7 में ऑलरेडी डिस्कस हो गया। ठीक है, एड जो है क्या बोला 5.1% तो 24-25 के लिए टारगेट रख रहे हैं, वो 5.34 हो सकते हैं क्योंकि अभी इमीडिएट नहीं हो पाएगा, इस महीने जनरल इलेक्शन है इस साल में। जो है सेंट्रल एक्सपेंड तो कम 11.5% तो इंक्रीज हुआ है जो टैक्स कलेक्शन है, तो सोच सकता है कुछ डिफिसिट जो रिलीज हो ऐसा सोचा जा रहा है। जो ठीक है ये भी बताए देखो स्पेंड तो सब्सिडाइज फूड सब्सिडी स्पेंड का 2.12 लाख करोड़ हुआ था 2023-24 में, ऑन टू 2.05 फूड सब्सिडी को रिड्यूस किया। बात करते एलपीजी सब्सिडी बार बोल रहा था, इसमें कई किस्में जो है सब्सिडी कहाँ जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे जो है उसमें गवर्नमेंट अपना इंक्रीज बढ़ाए। बजट एलोकेशन एक्ट टैक्स कलेक्शन को ध्यान दे। ठीक है, ऑल्दो देयर इज नो गारंटी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट पॉजिटिव अप्रोच तो है ही है, तो इसमें हो सकता है डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट का सक्सेस मिलेगा, हमारे कंट्री का अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बात किया था उसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर है। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज जीडीपी स्टडीली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। नो ऐसे नहीं, टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस भी होता है, टैक्स रिड्यूस भी किया जाता है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स एक्साइज ड्यूटी से रिसेंटली हैव लोअर दी ऑर्डर एग्रीगेट डिमांड। कभी तो सर्विस टैक्स पर्सनल टैक्स भी कम किया जाता है, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज भी हो सकता है। तो पहले जो है तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है फिजिकल डिफिसिट परसेंट जीडीपी एज स्टिल इंक्रीज लास्ट डेकेड। नो हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में आगे पीछे भी हुआ, तो सेकंड करेक्ट भी ठीक नहीं है, तो नाइदर 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा स्टेप ले गवर्नमेंट जब फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस हो, बजट डिफिसिट रिड्यूस हो। रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेंगे। हाँ, रेवेन्यू जो बात एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो अपना फिजिकल डिफिसिट कम हो सकता है।
इंट्रोडक्शन न्यू ऑयल प्राइस करना, ऑयल प्राइस स्कीम मेरा जो एक्सपेंडिचर है ऑयल प्राइस में ऐसा जरूरत नहीं, ऑयल प्राइस स्कीम करने से अपना फिजिकल डेफिसिट सेकंड पॉइंट करेक्ट नहीं है। रेशनाइज सब्सिडी जो रेशनाइज किया जाए तो फिजिकल डेफिसिट कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। तो 1 और 2 ठीक है। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी करने से गवर्नमेंट इनकम इंपोर्ट कम हो जाएगा, थोड़ी होता है इंपोर्ट ड्यूटी करने से गवर्नमेंट रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी रीजन फर्दर वाइडनिंग गैप, इंपोर्ट इनकम रेवेन्यू इनकम कम हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 और 3 सही है, ये पॉइंट क्लियर है ना। और दूसरा जो मेंस में आया था, मेंस में अभी इस पे नहीं कर रहा हूँ, अगले बार कई बार हम डिस्कस करेंगे। मेंस का जो क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द 14 फाइनेंस कमीशन क्या क्या रिकमेंडेशन है। अभी टाइम समय बहुत कम है, आपको लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसमें हम हो सकता है कई प्रोसेस में आपको कई आप चैनल देखते हैं उसको हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडिया में टाइफाइड वैक्सीन एफिकेसी लास्ट फॉर 4 ईयर्स। तो इंडिया में जो बेंगलोर में जो है भारत बायोटेक जो टाइफाइड वैक्सीन है, वो अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे टाइफाइड फीवर ज़्यादा है, उसमें 9 मंथ टू 12 ईयर्स बच्चों को उसके ऊपर दिया गया, उसको स्टडी की गई थी। उसका रिपोर्ट निकला है, वो रिपोर्ट डिटेल डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइफाइड के ऊपर काफ़ी बच्चों जो है चिल्ड्रेन जो है वर्ल्ड वाइड डेथ हो जाता है। इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इसका पहले भारत बायोटेक का कोई स्टडी हुई थी, वो कम समय के लिए 2 साल के लिए हुई थी। ये स्टडी जो है 4 साल के लिए है। कुछ रिसर्च से ये भी बताया जा रहा है इसके ऊपर और भी डेप्थ एनालिसिस के लिए और भी डिटेल स्टडी और चाहिए, और लॉन्गर टाइम के लिए चाहिए। फिलहाल तो 4 ईयर्स के लिए स्टडी किया गया था, उसके ऊपर देख लेते क्या स्टडी रिपोर्ट है, क्या डिटेल दिख रहा था। ठीक है, बताया जा रहा है द एफिशिएंसी ऑफ द कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन एट द एंड ऑफ 4.3 ईयर्स ऑफ मीडियन फॉलोअप 70.6% पर चिल्ड्रेन एज 9 to 2 ईयर्स, 9 to 2 ईयर्स को जो बच्चों को उसको दिया गया, उसको एफिकेसी 70.6%। और तो 2 साल का अबाउट 2 साल से 4 साल का जो है 79% उसको एफिकेसी मिला है, मतलब पे 4.3 ईयर्स तक। ठीक है, उसको ईयरली में वो भी देख लेंगे, ईयरली क्या क्या स्टेटस है और आने वाला प्रोजेक्शन क्या है, वो भी क्या स्टडी किया है, वो भी डिटेल हम देख लेंगे। ठीक है, phase 3 trial, children aged between 9 months to 12 years carried out in Malawi, Africa, which is the typhoid fever, जहाँ पे टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे 9 मंथ तो 12 ईयर्स बच्चों को लिए वैक्सीन दिया गया। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड जो है बायोटेक, भारत बायोटेक कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन है, कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन टाइबर, उसका नाम टाइबर। लास्ट पर 4 ईयर्स तक स्टडी किया गया। The efficiency vaccine was in children, all age group study, children were vaccinated with a single dose vaccine and पर कब दिया गया था, फरवरी सितंबर 2018 को सिंगल डोज दिया था। वो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन दिया गया था, इसका नाम है टाइबर। ठीक है, इन 2019 देयर आर एस्टिमेटेड 9.24 मिलियन टाइफाइड केसेज वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड जो है, इवन 1.1 लाख जो है डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ ये है, 1.1 लाख बच्चों के एक्सपायर डेथ हो गया था। अगर ये सक्सेस हुआ था, ये वैक्सीन सक्सेस अप्रूवल हो जाए गवर्नमेंट तरफ से, तो हो सकते हैं आने वाले दिन में इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेंगे। तो ये पहले एनालिसिस देख लेते हैं, एनालिसिस क्या है देख लेते हैं। ठीक है, What are healthy children aged with 9 months to 12 years were randomly assigned to receive the either Bharat Biotech conjugate typhoid vaccine और है मेनिंजोकोकल जो है उसको मेनिंगो जो MENA जो है वैक्सीन है, आइदर दोनों में एक वैक्सीन जो है दिया जाए। बोथ रिसर्चर इन्वॉल्व ट्रायल एंड ट्रायल पार्टिसिपेंट आर नॉट अवर हु रिसीव द टाइफाइड वैक्सीन, हु रिसीव द MENA जो है मेनिंगोकोकल जो वैक्सीन है, मतलब जो रिसीव ले रहे हैं उसको पता नहीं चल रहा है, उसको नहीं बताया गया कौन सा वैक्सीन को दिया रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड के दोनों वैक्सीन का रिसर्च किया गया। कितना चिल्ड्रेन है, टोटल 18,130 चिल्ड्रेन आर रिसीव recruited for a trial and 14,069 children received typhoid vaccine and remaining 14,061 children received the control vaccine जिसका नाम है मेन ए, दोनों को दिया गया। ठीक है, it first randomized control double bit स्टडी किया था, अंडरटेकन स्टडी लॉन्ग टर्म एफिकेसी सिंगल डोज, लॉन्ग टर्म पे सिंगल डोज से किया गया था। और जो फीवर एस्टिमेटेड बिटवीन चिल्ड्रेन 9 to 12 ईयर्स के ऊपर लिया गया था, स्टडी लिया गया था। तो इसको क्या रिजल्ट मिली थी, द एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीन एट द एंड ऑफ 4.3 ईयर्स, तो फॉलोअप किया गया 70.6% स्टडी मिला, अच्छा गुड रिजल्ट मिला। चिल्ड्रेन एज बिटवीन 9 मंथ टू 2 ईयर्स को में 70.6%। ठीक है, और जो पीरियड 2 to 4 ईयर्स में एफिशिएंसी 79.6% एफिशिएंसी मिला, जिसको अंदर फीवर नहीं हुआ। उतना चलो 4.3 ईयर्स के लिए जाएगा, सिंगल डोज दिया गया, सिंगल डोज का बात करो, डबल डोज नहीं, सिंगल डोज का। ठीक है, एंड हायर एफिशिएंसी वाज 79.3% चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स तक। ठीक है,
अगर बात करेंगे द एब्सोल्यूट रिस्क, अकॉर्डिंग टू पेपर लैंसेट पेपर ने स्टेब्लिश हुआ था, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन हुआ 6.1 टाइफाइड इन्फेक्शन पर 1000 वैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन, ठीक है, रिडक्शन हुआ 6.1 हुआ। करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ नीडेड वैक्सीनेटेड 163 टू प्रिवेंट इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, मतलब पर 1000 एक लिमिटेड 163 बार 1 केस रिड्यूस करने के लिए 1 केस रिड्यूस करने 163% को वैक्सीन देना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन है, ठीक है, मतलब 163 में एक वैक्सीन आदमी को फीवर हुआ। एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव वैक्सीन एफिशिएंसी फाउंड 83.34% आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो बात करते हैं 83.4, 80.7 आफ्टर 2 ईयर्स, 80.1 आफ्टर 3 ईयर्स, 77.1 आफ्टर 4 ईयर्स, 78.1 आफ्टर 4.6 एक कुछ ईयर है। तो ऐसे कुछ एनालिसिस किया जा रहा है, इसमें कुछ डबल बूस्टर दो दिया जाएगा नहीं जाएगा, उसका भी स्टडीज है, और भी लॉन्गर स्टडी के लिए अभी ट्रायल पीरियड में है, और भी स्टडीज के लिए ट्रायल पीरियड में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, our study provides evidence that conjugated typhoid vaccine provides durable overall protection beyond 48 months after vaccination along children vaccinated between 9 months to 12 years of age with little decline in efficiency over time। तो ओवर टाइम को थोड़ा लिटिल डिफिशियंसी हो सकता है, तो 6 महीने पहले 80 के ऊपर था, फिर उसके बाद 70 कम हुआ, 79 में हुआ था, ठीक है। The result longer time trials support high estimated cost effectiveness, this vaccination cost high long cost effectiveness है ये, ठीक है। the author बताया जा रहा है जो बैक्टीरिया टाइफॉइड करते हैं 5 to 15 साल के लिए बीइंग वैक्सीन ड्यू टू वार्निंग प्रोटेक्शन बाय सिंगल डोज के लिए इफेक्टिव है, सिंगल डोज एंड दी टाइफॉइड रिबाउंड वैक्सीन इन वैक्सीनेशन चिल्ड्रेन इन बेस्ड ऑन दी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन डायनामिक ऑफ द बैक्टीरिया ट्रांसमिट मैथमेटिक जो बैक्टीरिया है उसको ट्रांसमिटर को डिपेंड करेगा कितना एफिशिएंसी है भी है, हेंस लॉन्गर ड्यूरेशन वैक्सीनेशन स्टडी रिक्वायर्ड, ठीक है। जो वैक्सीन लॉन्ग तो कैसे मैथमेटिकल उसको रिबाउंड करते हो उसको डिपेंड करेगा, इसलिए लॉन्गर स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी देखा जा रहा है इधर एडिशनल बेनिफिट कुड बी गेन विद सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन, जो बात करें सेकेंड डोज वैक्सीन जो बूस्टर कोविड के लिए हुआ था, सेकेंड डोज वैक्सीन के देने पर अभी वो स्टडी पीरियड में है, ठीक है। इन इम्यूनिकली स्टडी बताया बूस्टर डोज एडमिनिस्टर नियरली 5 years आफ्टर द इनिशियल डोज इन सनसेट ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रेन who are enrolled for latest study currently underway the मालूम है। तो अभी जो जिसको पहले डोज दिया गया उसको दूसरा डोज देने के लिए अभी स्टडी है, सेकंड डोज को उसको और भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अभी तो 4.3 years तक किया गया, उसको और भी स्टडी करने के लिए किया जाएगा उसको, क्योंकि ये सक्सेस हो जाएगा तो हम देख रहे हैं 1.1 लाख जो डेथ हो गया, 9.1 मिलियन आदमी को जो फीवर हुआ टाइफाइड फीवर हुआ, बहुत बड़ी बात है, ये सक्सेस होगा तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रीज आर वी हैव, जो बात करता है बहुत सारी कितना स्टडीज है, हमने इसको स्टडी किया गया था, ठीक है। हम बात करें इंडिया के लिए कितना है और बांग्लादेश श्रीलंका कितना वो भी डिस्कस किया हमने, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना है वो भी हमने बात कर लिया, ठीक है। ऑल ओवर मतलब सामारी तो हम डिस्कस कर लिया, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नंबर केम द सरप्राइज है मास हायर देन दी, मतलब जो इमेज जो सैटेलाइट इमेज के थ्रू लिया गया उसके बाद देखा गया जो है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो जब जितना रिसर्च से एक्सपेक्ट किया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वर्ल्ड एवरेज वर्क लिटिल ओवर 400 ट्रीज पर ह्यूमन 400 ट्रीज है। कहाँ के साउथ अमेरिका रेनफॉरेस्ट कंटेंट 15 to 20% ऑल ट्रीज इन और, तो इसके बाद अनदर लार्ज नंबर ऑफ मोस्टली कॉन्फिनर प्रेजेंट इन बोरियल फॉर्म मतलब है स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। टाइगा नॉर्दर्न लैटिट्यूड में स्प्रेड ओवर कनाडा और रशिया में जो से उसको भी जो है फॉरेस्ट में अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्री में है, और कनाडा रशिया में उसमें भी है जो फॉरेस्ट कंट्री है वहाँ पे भी ज़्यादा ट्रीज पर पर्सन है। इन सब करना 15 जो जहाँ पे बहुत वर्स्ट कंडीशन 15 लाख पीपल लाइव इन दी मिडिल ईस्टर्न आइलैंड नेशन इन बहरीन जो है मेक डू जस्ट, उसमें बहरीन में जो ओनली 3100 ट्री है, ठीक है। अबाउट 5 ट्री पर स्क्वायर किलोमीटर 5 ट्री बहुत कम ट्री है अपने बहरीन का, जहाँ पे टोटल 3100 ट्री है, 15 लाख पीपल वहाँ पे रहते हैं, 3100 ट्री है, मतलब 5 ट्री पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। बहुत कोई कंट्री में बहुत कम है। इंडिया का देखा 28 के आसपास पर ट्री है, ठीक है। इंडिया फॉरेस्ट कवर ये बताया जा रहे हैं इंडिया से 20 ट्री पर जो एवरी पर्सन को, बांग्लादेश का बात डिस्कस किया। इंडिया का करना क्या, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ग्राफिकली रिजल्ट लार्ज डिफरेंस इन द नेचुरल फॉरेस्ट कवर जो है एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डेंस कैनोपीज
हाई रेनफॉल एंड रिच डाइवर्सिटी। इंडिया की डाइवर्सिटी है, कई जगह रेनफॉल ज़्यादा है, कई जगह रेन कम है, कई जो अलग अलग जगह में जो है फॉरेस्ट कवर अलग अलग स्टेट वाइज जो है फॉरेस्ट कवर कम अलग अलग वेरिएशन है। ऐसा बढ़ा जाए रेन अरुणाचल में 10% फॉरेस्ट कवर है, और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा उससे ज़्यादा है, 8%, 80% ऑफ द लैंड कवर एरिया अरुणाचल प्रदेश और एंड फॉरेस्ट का 80% अरुणाचल प्रदेश। तो साउथ में जो बताया जा रहा है, साउथ में जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो उसमें थोड़ा बेटर रिजल्ट है। बाकी स्टेट में थोड़ा बहुत पोर रिजल्ट है, क्योंकि एक तो इंडिया की डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो फॉरेस्ट तो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया, डिफॉरेस्टेशन का इससे ज़्यादा हो गया, और रिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी कारण है जिसको मतलब इंडिया फॉरेस्ट पर्सन काफ़ी रिड्यूस है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ। ठीक है, देयर स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी। गोल क्या था, 1/3 ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट, 1/3 ऑफ द एरिया फॉरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये भी अंडर गोल है, अभी तो लॉन्ग वे, इसका अचीवमेंट लॉन्ग बहुत दूर है। डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गोल, बट ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू प्रिवेंट दी डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन बार बार हो रहा है, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो इंडिया के जो पर्सन जो ट्रीज है उसकी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट है। पहले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, व्हाई द नेशंस रिवाइजिंग द रूल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट। ऐसा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी लेटेस्ट काफ़ी टॉपिक आ रहा है बार बार न्यूज़ में। ऐसे भी जो बताया, हैज़ द पॉलिटिकल टर्मोइल जो बिटवीन कनाडा एंड इंडिया लास्ट ईयर में जो इशू हुआ था, उसकी वजह से भी जो हो सकता है जो रूल टाइटिंग हो गए। मेनली जो कनाडा, मेनली मैक्सिमम स्टूडेंट कनाडा में स्टडी के जाता है, ऐसे बहुत सारे कनाडा रूल्स तो टाइट किया। ये भी इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होने के बाद भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बाकी कंट्री में भी धीरे धीरे 10% और एन एवरेज 10% जो GIC जो लो है लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। कनाडा 100% इंक्रीज़ कर दिया, ये भी इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, migrating abroad, especially in English-speaking countries, to said become harder for Indian student aspirant pursue higher education. What is the country, Canada and UK, tightening the rules, seek admission and pro universities. जो बच्चे लोग यहाँ पे एजुकेशन में जाता है, तो अब धीरे धीरे जो बाकी कंट्री भी जो है कुछ रूल्स जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करना पड़े, जो क्योंकि एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट तो टारगेट है कितना इन्वेस्ट, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। कनाडा में क्या क्या, पहले GIC था, ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट करता था, पहले 10,000 था। ठीक है, कनाडियन डॉलर था। अभी उन्होंने कर दिया है 20,623 कनाडियन डॉलर कर, मतलब 10 डबल हो गया। पहले था 6.1 लाख रुपीज़ था, मतलब इक्विवेलेंट था, अभी 12.7 लाख मतलब इक्विवेलेंट रुपीज़ हो गया, मतलब 10 डबल हो गया। ठीक है, कनाडा गवर्नमेंट ने बताया कि ड्यूरिंग राइजिंग कॉस्ट जो कनाडा में इंक्रीज हो गया, और जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, और जो हाउसिंग और भी कॉस्ट है उसके लिए जो कम GIC में नहीं हो रहा है, इसलिए GIC इंक्रीज करे, मतलब 100% इंक्रीज होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जाना जाना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात बन हो रहा है। अभी कनाडा में कितने स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, मोस्टली देखो कनाडा में जो इंडियन गवर्नमेंट 80% ऊपर जो कनाडा में एजुकेशन के लिए जाता है। ठीक है, another instruction UK announced CAM 24 international student to be restricted from being dependent family. Them the partial student countries such as Germany, Australia have gradually increased the GIC amount. बाकी कंट्री GIC 10% में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एज मे 23 अमाउंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई जर्मन वीसा इस 11,208 यूरोज था। जर्मन में कोई पढ़ाई जगह तो 11,208 यूरोज थे, पहले कितना था 10,000 यूरोज था, मतलब 10% के ऊपर हो गया। पहले मतलब 10 लाख में जर्मनी एजुकेशन उसको होता था, अभी वो GIC अमाउंट इंक्रीज है। इसके बाद और भी ये है, लेकिन ये GIC अमाउंट है। Higher education expert say that amount low as 6.15 lakh is not enough for the student to survive the expensive country of Canada. Canada has earlier kept at the low GIC threshold attract the student, but given days that realize that they are not enough to keep the rising housing cost, inflation होने के बाद से लो GIC में उसका तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई एक्सपेंस कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए उन्होंने एक्सपेंस इंक्रीज कर दिया, ये मैटर है। ठीक है,
एक कुछ टॉपिक है आज के लिए, मेन एक टॉपिक है। कुछ टॉपिक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मैंने कोशिश की है बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रखने के लिए, तो आपको समझने में आसानी हो। कोई भी टॉपिक हो आप ध्यान दीजिए उसको, प्रीवियस क्वेश्चन सिलेबस ध्यान देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह आ रहे, आपको प्रिपरेशन किस तरह लेना है। ये टॉपिक आपको लोग प्रिपरेशन के लिए जो लोग 25 के लिए 24-25 टारगेट रख लो, वो इंपॉर्टेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत रिसेंटली चल रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपका आप चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज इनिशिएटिव फ्रॉम मी इन दैट में इस एज में हम लोग नया कुछ करना है, बहुत आगे कुछ करना है, आप लोगों को लिए बहुत कुछ सर्विस करना है। जिंदगी में बहुत कुछ किया और भी बहुत कुछ करना है, नया चैलेंज लेना है, नया टारगेट हमारे लिए। बहुत लोगों को बस यही बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग आपको लिटिल इनिशिएटिव, आपको लिटिल हेल्प, मेरे लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरे लिए मैंने टारगेट है और भी लोगों को जॉब दूंगा। अभी तो मैं जॉब किया है, तो मैं और भी लोगों को पर्सनली जॉब दूंगा। मैं तो वैसे जॉब तो दिया है मैंने बहुत, मतलब जॉब मतलब बहुत कंट्री में बहुत इंडस्ट्री में जॉब किया, तो मैं जॉब रिक्रूटमेंट में मेरा हाथ में था, मैं बहुत लोगों को जॉब दिया, लेकिन मैं खुद अपना कुछ करके अपना लोगों को जॉब दूंगा। बहुत एजुकेशन आपको क्या करना है, आपको छोटा सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, तो मेरे मोटिवेशन और बढ़ेंगे। मेरे लिए चैलेंजिंग है, तो डेफिनेटली मैं सक्सेस होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा, और कोई नेगेटिव कुछ बात है ही नहीं, होना ही है। आप भी अपना लक्ष्य में आगे पहुँचे, और मेरा विशेष है। थैंक यू वेरी मच।